स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग अफ्रीका से जुड़ी हुई एक डिस्कशन करने वाले हैं। अफ्रीका की एक कंट्री के बारे में चर्चा होने वाली है। उस कंट्री का नाम है एरिट्रिया। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्यों एरिट्रिया इज कंसिडर्ड एज द नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक पराया स्टेट है। नॉर्थ कोरिया एक ऑस्ट्रेसाइज्ड स्टेट है जिसके ऊपर बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो क्यों एरिट्रिया को नॉर्थ कोरिया के साथ कंपेयर किया जाता है, ये हम लोग जानेंगे और इस डिस्कशन के अंत में बात करेंगे व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटेनिंग एरिट्रिया, बिकॉज एरिट्रिया इज क्रिएटिंग अ होल वोलेटाइल रीजन इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इनफैक्ट हम लोग डिस्कशन एक सवाल के साथ शुरू करते हैं क्योंकि मैंने मेंशन किया हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सो लेट अस टॉक अबाउट द लोकेशन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो एक सवाल है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए आपके लिए, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, नाइजीरिया, सोमालिया, केनिया। तो इसमें से आप चूज कीजिए फ्रॉम दीज ऑप्शंस। तो टेक सम टाइम से 5 seconds एंड डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो इफ यू गॉट इट राइट और रॉन्ग। चलिए चर्चा शुरू करते हैं अबाउट एरिट्रिया। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का सबसे बड़ा इनिशिएटिव, स्टडी IQ के इतिहास में पहली बार ऐसा इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया है, फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी जनरल स्टडीज प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों। 20 जून 2022 से शुरू होने वाला है। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। नाउ ये आपके लिए क्यों जरूरी होगा? देखिए इस प्रोग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे पहली चीज ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल। अगर आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि सर क्या मुझे दिल्ली जाके प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, मैं एक रूरल एरिया से हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, टियर 3 टियर 2 सिटी में रहता हूँ, आई कैन नॉट शिफ्ट। तो ऑनलाइन लर्निंग आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐप बेस्ड प्रोग्राम होगा, डायरेक्टली आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी विथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस और मेंटर्स भी आपको मिलेंगे। 1-on-1 मेंटरशिप होगी, ग्रुप मेंटरशिप भी होगी और कंटिन्यूस आपकी जो इंप्रूवमेंट है उसको हम लोग असेस करते रहेंगे थ्रू कंटिन्यूस बेंचमार्किंग इंडिकेटर्स। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एमसीक्यूज सॉल्व कराए जाएंगे। आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से मेंस क्वालिटी आंसर राइटिंग आपकी होगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ योर आंसर्स। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य ये है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आपको दें एट अफोर्डेबल प्राइसेस। यहाँ पे हमारा अप्रोच होता है स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच, स्टूडेंट की बेटरमेंट हमारा अप्रोच है और इसीलिए इस कोर्स के प्राइसेस भी काफी कम रखे गए हैं। आप जानते हैं इस कोर्स का प्राइस है 25,000 रुपए और अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है। लिमिटेड बैच यहाँ पे होगा और उसके ऊपर अगर आप कोड्स इस्तेमाल करेंगे जब भी एक्टिवेट होता है, अभी फिलहाल एक्टिवेटेड है राहुल लाइव, अगर आप कोड इस्तेमाल इसको करोगे तो आपको ये फाउंडेशन कोर्स मिलेगा केवल 18,500 रुपए। सो डू अवेल दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। और आपको ध्यान रखना है द फाउंडेशन कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जून। हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, आपको कंप्लीट शेड्यूल मिलेगा कि किस तरह हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, क्या क्या क्लासेस चलेंगे। पूरे 10 महीने ये कोर्स चलेगा, 10 मंथ्स प्रोग्राम, जहां पे 900 घंटों से भी ज्यादा क्लासेस कंटिन्यूस की आपकी ली जाएगी, लाइव क्लासेस। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी डिस्कशन हो रही है अबाउट एरिट्रिया और हम लोग बात करने वाले हैं क्यों एरिट्रिया को कहा जाता है इट इज नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। सबसे पहले एरिट्रिया की लोकेशन कहां पे? ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में मिलता है। दिस इज द लोकेशन ऑफ एरिट्रिया, रेड सी से लगा हुआ है ये। एरिट्रिया की कैपिटल सिटी है अस्मारा और जैसे कि मैंने आपको बताया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो शेडेड फिगर है दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका और इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। तो इसको ध्यान रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे सवाल आ सकते हैं, हु आर द पार्ट्स ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ऑलराइट, इसके अलावा आप मुझे बताइए ये जो छोटी सी बॉडी है यहाँ पे, ये जो स्ट्रेट है या फिर ये जो बॉडी है, इसका नाम मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। तो हम लोग ज्योग्राफी की भी तैयारी करते हैं। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट जगह है उसका नाम आप मुझे बताइए। राइट, चलिए चर्चा शुरू करते हैं, बात करते हैं एरिट्रिया के बारे में। अब एरिट्रिया को हम लोग समझ सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्थ कोरिया विल अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं ऑफ एरिट्रिया। देखिए एरिट्रिया का इतिहास भी कॉलोनियल है। एरिट्रिया पहले एक इटालियन कॉलोनी हुआ करती थी फ्रॉम 1882 टू 1941। हम लोग जानते हैं कि पूरे अफ्रीकन खंड को अलग अलग कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनाइज किया हुआ था। अब यहाँ पे एरिट्रिया को कॉलोनाइज किया था इटली ने, लेकिन हम जानते हैं कि
पहले विश्व युद्ध के बाद इटली हार गया था, इटली और जर्मनी एक तरफ थे और इटली जर्मनी को हरा दिया गया था, और इनकी जो कॉलोनीज थी उन्हें दूसरे कॉलोनाइजर्स ने खुद में बांट लिया था, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिला था, जो कॉलोनीज थी उन्हें बांट लिया गया था। तो उसके बाद ये ब्रिटिश कॉलोनी बनी, और इनके सो कॉल्ड लैंग्वेज में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कॉलोनी नहीं, ये लोग टर्म इस्तेमाल करते थे ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट या फिर ब्रिटिश मैंडेट। उस समय पे मैंडेट्स बने थे, तो ब्रिटिश मैंडेट बना एरिट्रिया फ्रॉम 1941 टू 1951। अब ये एक मैंडेट ही था। हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के तहत ये कहा गया कि सभी देशों को अपना अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन रहेगा, यानी कि रेफरेंडम होगा। जिस किसी देश में लोग चाहते हैं कि स्वतंत्रता हो, हम लोग अलग देश बनना चाहते हैं, तो एक रेफरेंडम बनेगा एंड दे विल हैव राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये तो चार्टर में लिखा है। अब इसी के तहत इन्होंने इवेंचुअली 1951 में एक फेडरेशन बनाया, और केवल एरिट्रिया को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, इन्होंने एक फेडरेशन बनाया। अब फेडरेशन बना पार्ट ऑफ इथियोपियन एंड एरिट्रियन फेडरेशन फ्रॉम 1951 टू 61 मैंने लिखा यहाँ पे। तो एक फेडरेशन शुरू हुआ जहां पे इथियोपिया और एरिट्रिया दोनों को मिलाकर इन्होंने एक फेडरेशन बना दिया। सो इन 1951 अ फेडरेशन स्टार्ट। लेट मी जस्ट पुट इट अगेन, एरिट्रिया एंड इथियोपिया, दीज टू बिकेम अ फेडरेशन। अब एक फेडरेशन था तो शुरुआती दौर तक काफी अच्छे से चला, लेकिन इथियोपिया के पास ज्यादा पावर था और एरिट्रिया वाज मार्जिनलाइज, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। 1961 में इथियोपिया ने अपनी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू कर दी कि हमें इस फेडरेशन से इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें इथियोपियन जो कंट्रोल चल रहा है उससे हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि इथियोपिया में 1974 में डेर्ग का रूल आया। डेर्ग में मेंजिस्टू थे, राइट, ही वाज द अथॉरिटेरियन रूलर। तो डेर्ग रूल या फिर सोशलिस्ट रूल, कम्युनिस्ट रूल, जिसको यूएसएसआर का समर्थन था, ये हम लोग जानते हैं। और जब यहाँ पे डेर्ग रूल आया तो यहाँ पे भी लड़ाई शुरू हुई, यहाँ पे एक सिविल वॉर ही छिड़ गया। आप जानते हैं जो अभी इथियोपिया में प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पे नदर्न इथियोपियन रीजन में देयर वाज टीपीएलएफ, राइट, टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट, ये लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी डेर्ग के साथ। अब यहाँ पे एरिट्रिया भी एक भाग बना हुआ था। एरिट्रिया खुद इंडिपेंडेंस चाहता था, लेकिन इन्हें भी डेर्ग से फ्रीडम चाहिए थी, तो डेर्ग के साथ लड़ाई शुरू हुई, जो कम्युनिस्ट रूल था। इवेंचुअली जब डेर्ग खत्म हुआ तो उसके बाद टीपीएलएफ, टिग्रेन पीपल लिबरेशन फ्रंट, ये लोग पावर में आए इथियोपिया में। तो तब एरिट्रिया की जो इंडिपेंडेंस थी, इनकी टीपीएलएफ के साथ भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस चाहते थे। बट इवेंचुअली 30 साल बाद 1991 में एरिट्रिया इंडिपेंडेंट बना, यानी कि इथियोपिया और एरिट्रिया सेपरेट हुए। और 1991 से ही वहां पे रूल शुरू हुआ ऑफ इसाया अफवर्की, और अभी तक ही इज द सोल लीडर। अब एरिट्रिया की स्टोरी क्या रही है 1991 के बाद? आई होप कि आपको उनकी पहले वाली हिस्ट्री पता चल चुकी है। पहले इटालियन कॉलोनी बने, फिर एक ब्रिटिश कॉलोनी बने, फिर मैं कहूंगा इनफॉर्मली इथियोपिया की कॉलोनी बने, और इवेंचुअली उन्हें इंडिपेंडेंस मिली। और इंडिपेंडेंस के बाद भी अभी यहाँ पे एक ही लीडर है, इसाया अफवर्की। अगर हम लोग देखें एरिट्रिया में, देयर हैज बीन ओनली वन प्रेसिडेंट सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, एंड दैट इज इसाया अफवर्की। 1991 में ईपीएलएफ थी, राइट, एरिट्रियन पीपल लिबरेशन फ्रंट था, नॉट इथियोपियन, वो तो अलग था। एरिट्रियन पीपल लिबरेशन फ्रंट था, जिसे इन्होंने अपनी पार्टी बनाई पीएफडीजे, और तब से लेकर 1993 से अभी तक वही प्रेसिडेंट है वहां पे। आई एम रिपीटिंग, सिंस 1993 देयर इज ओनली वन प्रेसिडेंट, इसाया अफवर्की इन एरिट्रिया। अब अगर हम लोग अफवर्की के रूल के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ही हैज बीन अ सोल लीडर ऑफ एरिट्रिया राइट फ्रॉम बिगिनिंग। एक ही पार्टी है एरिट्रिया में, वो है पीपल्स फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। हाउ आयरॉनिकल द नेम, पीपल्स फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस, पीएफडीजे इनकी पार्टी है। दूसरी सारी पार्टीज को ये मजल कर चुकी। इनफैक्ट दूसरे स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन होने के बाद 1997 में एक संविधान लाने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक वो संविधान यहाँ पे नहीं आया है। तब से लेकर अफवर्की के रूल के अंडर बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है। जो भी एरिट्रिया के सिटीजन है, दे हैव टू गो फॉर कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब सरकार के लिए उन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, और जो कॉन्स्क्रिप्शन होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग या फिर मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेट, इट कैन लास्ट अप टू 20 ईयर्स, क्योंकि एक बार कॉन्स्क्रिप्शन शुरू हो गई तो 20 साल तक आप अपनी जिंदगी उसी में निकाल दो। सिक्योरिटी के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फॉर डिगिंग डिचेस, फॉर फाइटिंग कंटिन्यूसली। इसी में सिटीजन्स
बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और कुछ सिटीजन्स तो कोशिश करते हैं कि भाग निकले। बहुत सारे सिटीजन्स बॉर्डर क्रॉस करके भाग निकलते हैं, जो भागने की कोशिश करते हैं उन्हें मार गिराया जाता है, जो बाहर इवेंचुअली चले जाते हैं तो वहां पे भी रेफ्यूजी क्राइसिस बन जाता है। इसके अलावा वेरी लिटिल इज नोन अबाउट एरिट्रिया, ये कहा जाता है क्योंकि बाहर वाले जर्नलिस्ट को इसाया अफवर्की की जो सरकार है वो अलाउ नहीं करती। इनफैक्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2021 की उनकी रैंकिंग में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे लास्ट नंबर दिया था, 180 नंबर दिया था एरिट्रिया को। एरिट्रिया की सिचुएशन काफी टेंस है, सिटीजन्स के पास वहां पे राइट नहीं है और एरिट्रिया की खुद की फॉरेन पॉलिसी यानी कि इसाया अफवर्की की फॉरेन पॉलिसी काफी कॉन्फ्रंटेशनल रही है। वो अपने पड़ोसी देशों के साथ 2 वॉर्स लड़ चुके हैं। एरिट्रिया हैज फॉट 2 वॉर्स, इनफैक्ट सेवरल मिनी वॉर्स। 2020 में इन्होंने ट्रूप्स भी भेजे थे इथियोपिया की सिविल वॉर में। हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं कि 2020 में इथियोपिया में भी सिविल वॉर चल रहा है, एबी अहमद वर्सेस तिग्रे पीपल लिबरेशन फोर्स, वहां पे भी वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। 1998 में एरिट्रिया और इथियोपिया एक बॉर्डर वॉर लड़ चुके हैं। 2008 में इन्होंने लड़ाई की थी जिबूती के साथ। इसके अलावा ये कहा जाता है कि इसाया अफवर्की इज एक्यूज्ड ऑफ आर्मिंग अल शबाब। अल शबाब अल कायदा का एक एफिलिएटेड ग्रुप है सोमालिया में, जिन्हें इन्होंने आर्म किया हुआ है। इसके चलते यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन लगे हुए हैं, ऑलरेडी प्रतिबंध लगे हुए कि लोग एरिट्रिया को आर्म्स नहीं बेचेंगे, एक आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ है इनके ऊपर। इसके अलावा इट इज वेरी स्ट्रांगली बिलीव्ड कि इसाया अफवर्की वाज द वन हु एक्ट ऑन इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद टू फाइट द वॉर विद टीपीएलएफ। 2020 से इथियोपिया में प्रॉब्लम चल रही और इन दोनों लीडर्स ने ही मिलकर, एबी अहमद और अफवर्की ने मिलकर एक बहुत ही लैंडमार्क चीज की थी। 2018 में एक पीस एग्रीमेंट साइन की थी। बहुत सालों से इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच लड़ाई चल रही थी। 2018 में इन दोनों ने मिलकर एक पीस एग्रीमेंट साइन किया, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद, इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। लेकिन सिचुएशन इज वेरी वेरी टेंस। अगर हम लोग बात करें, यूनाइटेड नेशंस ने खुद ही एक्यूज किया है इसाया अफवर्की की सरकार को दैट इट रन्स completely totalitarian government which has been responsible for human rights violation, crimes against humanity commit की है, ये भी कहा जाता है। इसके अलावा why we compare them with North Korea, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि why we are comparing Eritrea with North Korea। अगर हम लोग कंपैरिजन देखें, बहुत से पॉइंटर्स है जहां पे हम लोग सिमिलैरिटी देख सकते हैं। सबसे पहले दोनों के ऊपर भी प्रतिबंध लग चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध लग चुके हैं। एरिट्रिया के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लग चुका है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी एक एम्बार्गो लग चुका है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर तो और भी ज्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं। इसके अलावा दोनों जगह पे एक ही लीडर देखा जा सकता है। अब यहाँ पे किम जोंग उन है, इनफैक्ट किम जोंग उन की फैमिली कंट्री से रूल कर रही है नॉर्थ कोरिया के ऊपर। अभी किम जोंग उन है, सिंगल पार्टी चलती है। सेम कॉन्सेप्ट चलता है आपको एरिट्रिया में भी। दोनों जगह पे एक ही लीडर, यहाँ पे इसाया अफवर्की और रिप्रेसिव रूल करते हैं, काफी स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। देयर आर नो फंडामेंटल राइट्स और देयर आर नो फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर सिटीजंस। इनकी नेबरहुड पॉलिसी या फिर फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरह की रही है जो अपने पड़ोसी देशों के साथ कंटिन्यूअसली लड़ाई करते हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वी नो नॉर्थ कोरिया ने प्रताड़ित कर रखा है उनके नेबर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। अब यहाँ पे एरिट्रिया ने परेशानी की हुई है इथियोपिया के लिए, उन्होंने परेशानी की हुई है जिबूती के लिए, सोमालिया के लिए, सूडान में भी कुछ फैक्शंस के साथ वो लड़ाई कंटिन्यूसली कर रहे हैं। जो सूडान, साउथ सूडान के बीच में लड़ाई थी, वहां पे भी एरिट्रिया वाज इन्वॉल्वड, दे हैड फ्यूल्ड द वॉर, राइट। तो पूरे नेबरहुड में इन्होंने एक इस तरह का माहौल बना रखा है जहां पे कंटिन्यूसली लड़ाई चलती रहती है, एंड देयर इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दीज कंट्रीज फॉर श्योर। इसके अलावा बोथ आर आइसोलेशन, जैसे कि मैंने बताया, ये पराया स्टेट्स है, ऑस्ट्रेसाइज्ड स्टेट्स है, तो कंपैरिजन तो की जा सकती है बिल्कुल। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक लेवल अप है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ऑलरेडी न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं एरिट्रिया इज रादर लेसर रिप्रेसिव एंड दे डू नॉट पोजेस एनी सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अगर न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करते और भी रिप्रेसिव बनते, दे वुड हैव क्रिएटेड हैवॉक इन एंटायर अफ्रीकन रीजन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये लोग रूल तो कर रहे हैं, तो इन लोगों का रूल पिछले 30-30 सालों से कैसे चल रहा है? हाउ आर दे इवन सर्वाइविंग? हाउ इज एरिट्रिया इवन सर्वाइविंग? जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर देखिए यहाँ पे राइट्स नहीं है, इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी रैंकिंग काफ़ी लो आती है, 189 में 182 था 2019 की रैंकिंग में। अगर हम लोग सब सहारन अफ्रीकन HDI के बारे में बात करें, दैट इज 0.475, एरिट्रिया उससे भी नीचे था 0.315 के साथ उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
80% एरिट्रिया की जो पॉपुलेशन है दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। 80% एग्रीकल्चर करते हैं, जीडीपी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं केवल 13%। इसके अलावा ये कहा जाता है कि एरिट्रिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, कंप्लीटली कैश इकोनॉमी है, लेकिन कैश विड्रॉ करने की भी यहाँ पे लिमिट्स है। ये कहा जाता है कि केवल $330 ये लोग कैश विड्रॉ कर सकते हैं एक महीने में, उनकी खुद की सेविंग से ही। इसके अलावा एसेंशियल सप्लाईज कंप्लीटली रैशन होते हैं, केवल गवर्नमेंट के स्टोर्स में आपको चीजें मिलती हैं और लिमिटेड मात्रा में मिलती है। तो सारी चीजें रेगुलेटेड है, इसीलिए ये लोग चल भी रहे। तो पैसा कैसे कमा रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर से काफी कंट्रीब्यूशन आता है, माइनिंग करते हैं, माइनिंग से कुछ एक्सपोर्ट ये लोग करते हैं, ब्लैक मार्केट एक्सपोर्टिंग भी चलती है, गोल्ड कॉपर जिंक ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा इनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन आता है समथिंग कॉल्ड एज डायस्पोरा टैक्स एंड रेमिटेंसेस। अब ये डायस्पोरा टैक्स और रेमिटेंसेस है क्या? पहले तो आपने बताया सर की कॉन्स्क्रिप्शन चलती है, लेकिन समहाउ लोग अगर बाहर चले जाए, आप बाहर जा सकते हो, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो आपको डायस्पोरा टैक्स देना पड़ता है। रेमिटेंसेस आती हैं जो बाहर से पैसा भेजते हैं अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की सर्वाइवल के लिए। इनफैक्ट बहुत सारे लोग पैसा भेजते हैं कि वहां पे लोग उस पैसे को जमा करें और एरिट्रिया से बाहर निकले। दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर। 32% ऑफ जीडीपी आता है रेमिटेंसेस एंड डायस्पोरा टैक्स से। और थोड़ा बहुत इनका मैरिटाइम ट्रेड भी है, तो इसकी वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। बट अगेन यू कैन सी द सिचुएशन इज क्वाइट पैथेटिक इन एरिट्रिया फॉर देयर ओन सिटीजंस। वेरी लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नो फ्रीडम्स, नो फंडामेंटल राइट्स, नो फ्रीडम टू प्रेस, कोई चीजें वहां पे नहीं है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने कंप्लीटली नेबरहुड रीजन को वोलाटाइल बना रखा है। अभी फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज बिलीव दैट इट इज बिकॉज ऑफ इसाया अफवेयर की इथियोपिया में भी वॉर चल रहा है, इथियोपियन वॉर में भी ये इन्वॉल्व है। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, मैं कहूंगा नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को या फिर ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन को, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को इन्होंने कंप्लीटली वोलाटाइल बना रखा है। तो इस पूरे डिस्कशन से एक सवाल जरूर उठ जाता है, शुड यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स? क्योंकि हम जानते हैं कि 2005 से रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट डॉक्ट्रिन आ चुकी है, जहां पे अगर कोई स्टेट है जो अपने ही सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, अपने ही सब्जेक्ट्स के ऊपर वायलेंस यूज कर रहा है, तो कैन यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व इटसेल्फ? सो एक सवाल जरूर उठता है, शुड यूएन एंड अदर इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टेप इन एरिट्रिया? दिस इज अ क्वेश्चन। स्टेप इन करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज रादर वोलेटाइल, जिसमें नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका जो कहा जाता है एरिट्रिया, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड्स मेकिंग इट मोर एंड मोर वोलेटाइल। अगर इस चीज के ऊपर कोई भी खबर आएगी तो हम जल्द से जल्द डिस्कशन करेंगे ऑन स्टडी आईक्यू। बट डू रिमेंबर, अगर एक सिंपल सा एमसीक्यू आ जाए, विच कंट्री फ्रॉम अफ्रीका इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका? दैट इज एरिट्रिया। That's it in this particular discussion. Thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, you can always follow me on my social media handle @RahulSai22। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, you can directly connect with me. आप मुझे DM कर सकते हो, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। I do reply on weekends. Thank you for watching this. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।